Hello, we are going to start with the chapter The Solid States. In this, we will study about the solids, and solids are of two types. One is the amorphous solid and the crystalline solids. Crystalline solids के अंदर हमारे पास जो constituent particles होते हैं, they are ions, molecules are the atoms. But in general, we will say that we are using a particle. अब इस पार्टिकल की सिचुएशन कैसी है, उसका अरेंजमेंट कैसा है. वी हैव वन साइंटिस्ट मिस्टर ब्रेविस. उन्होंने फाइंड किया कि नेचर के अंदर हमारे पास सिर्फ 7 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ओनली 7 टाइप्स. और जो 7 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सिर्फ 7 ही वेरिएशंस हैं. इसका मतलब टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो गए 14. अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता कैसे है? क्रिस्टल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जिसको हम 3 डायमेंशन में अगर रिपीट करें तो हमको पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल. और एक यूनिट सेल के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो सबसे पहले हम यूनिट सेल की बात करेंगे, उसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उसको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं वो करेंगे. फिर उसके बाद उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हमारे पास कौन कौन सी हैं उसकी बात करेंगे. फिर हमारे पास ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, सिंगल डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, हम उसकी बात करेंगे. सो सबसे पहले हम बताते हैं जो यूनिट सेल है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल which when repeated in all the directions gives us the crystal structure. सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे. सो मैं पेपर के ऊपर आपको इसको बना के दिखा रहा हूं. हमारे पास यूनिट सेल के अंदर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स. 3 are edges represented by A, B and C, and 3 angles between them represented by alpha, beta and gamma. अब हमारे को याद ये रखना है कि A और B के बीच में कौन सा एंगल है, B और C के बीच में कौन सा एंगल है, या C और A के बीच में कौन सा एंगल है. तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा तरीका है. इंग्लिश में हमारे पास अल्फाबेट्स हैं A, B एंड C, और ग्रीक के अंदर हमारे पास है अल्फा, बीटा एंड गामा. तो हमारे तीनों कॉम्बिनेशंस ये साथ साथ होने चाहिए. सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने 3 एक्सेस ड्रॉ कर दी. सपोज नीचे वाले इस वाले को मैं A बोल रहा हूं, दिस इज B, देन ऑब्वियसली दिस इज C. तो ये हमारी 3 एजेस हैं, और A और C के बीच में कौन सा मिस हुआ? B मिस हुआ. B का मतलब है तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो हमारा बीटा एंगल आएगा. दूसरा, हमारे पास C और B है. C और B तो आ गया, हमारे पास मिसिंग हो गया A, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो होगा अल्फा. अब हमारे पास A और B 2 एजेस बची हैं और C हमारा मिसिंग है, तो हमारे पास इसमें होगा गामा. सो एक तरीका, द फर्स्ट वे इज कि 2 एजेस के बीच में थर्ड लेटर को हमने पूरा करना है, और उसके लिए जो हम एंगल लिखेंगे वो दैट एंगल मस्ट बी द ग्रीक एंगल. और दूसरा तरीका, सेकेंड वे, C के ऑपोजिट में गामा है, A के ऑपोजिट में अल्फा है, और B के ऑपोजिट में हमारे पास बीटा है. We have 7 crystal structures. जो basic crystal structure हैं, Brevis was a scientist, mathematician who found 7 basic crystal structures. इसको याद करने के लिए कि कौन कौन सी हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, तो देयर आर 2 वेज. वन इज कि हम सिर्फ ये याद कर लें C, T, O, H, R, M, T. और दूसरा आसान तरीका है
कार तुम्हारी ऑरेंज है, रेड मेरा ट्रक। तो सी आ गया, टी आ गया, ओ आ गया, एच आ गया, आर आ गया, एम आ गया, टी आ गया। C stands for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic, H for hexagonal, R for rhombohedral, M for monoclinic, and T for triclinic. So it is very easy to remember all the 7 crystal structures. अब इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स से पहले मैं एक बार यूनिट सेल की बात करूंगा, और यूनिट सेल में सबसे पहले हम क्यूबिक की बात करेंगे। तो क्यूबिक अगर हमको समझ आ जाता है तो ये हमारे जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के सिर्फ कॉर्नर के ऊपर हमारे पार्टिकल्स हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे हार्ड स्फीयर्स हैं। तो ये देखिए, इस बॉक्स को, ये मैंने माना कि ये मेरे पास क्यूब है। अब ये क्यूब है तो मैंने यहाँ पे इसकी 3 एजेस ले लिए। वन इज ए, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी। अब इन एजेस में आपको ए और सी के बीच में आपको एंगल नजर आ रहा है, इट इज बीटा। बी और सी के बीच में नजर आ रहा है, दैट इज एल्फा। और ए और बी के बीच में जो नजर आ रहा है दैट इज गामा। सो ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है। अब हमारे पास वेरिएशन कौन कौन सी आती है? हमारे पास यूनिट सेल्स हैं। यूनिट सेल को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है प्रिमिटिव। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स। हमारे पास क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? क्यूब में हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। वी हैव 8 कॉर्नर्स विद अस। तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। फिर हमारे पास आता है कि हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी है। दूसरी स्ट्रक्चर हमारे पास वेरिएशन कौन सी है। अब ये हमारे पास यूनिट सेल है। मैं यूनिट सेल को ध्यान से दोबारा आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। इसमें ये क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक में हमारे पास 8 के 8 कॉर्नर्स जो हैं, 8 कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। इसमें वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है कि अगर हमारे पास इस यूनिट सेल की बॉडी के अंदर भी एक पार्टिकल रखा जाए, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है हर फेस, क्योंकि ये हमारे पास क्यूब के अंदर 6 फेसेस हैं। जब 6 फेसेस है तो हमारे पास 6 पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनको हम इसके ऊपर आगे पीछे सब तरफ रख देंगे फेस के सेंटर पर। उसको कहते हैं फेस सेंटर। और कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें सिर्फ ऑपोजिट 2 एंड के बीच में ही, फेस के बीच में ही हमारे पास पार्टिकल होता है। जब फेस के 2 बीच में ही हमारे पास पार्टिकल होता है, एट दैट टाइम वी से इट एंड सेंटर। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, नोट्स के लिए हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो पहला क्यूबिक। क्यूबिक के बाद आता है हमारे पास टेट्रागोनल, देन ऑर्थोरोम्बिक। एक ऑर्थोरोम्बिक ही ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास पूरे के पूरे 4 के 4 वेरिएशन अवेलेबल है। वन इज प्रिमिटिव, दैट इज एट ऑल द कॉर्नर्स। देन द बॉडी सेंटर, कॉर्नर्स पे तो हैं, उसके साथ में हमारे पास इस यूनिट सेल के बीच में भी, अंदर में भी हमारे पास है। और फिर आ गया हमारा फेस सेंटर। फेस सेंटर में 8 कॉर्नर पे हैं और साथ में हर फेस के बीच में भी हमारे पास एक पार्टिकल है। तो मतलब टोटल तो इसके ऊपर 14 पार्टिकल्स हो जाएंगे। लेकिन तो क्या हम कहेंगे कि हमारी यूनिट सेल के अंदर 14? नहीं, वी विल सी द वेरिएशन। हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक हमारे पास कॉर्नर के ऊपर कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल इस अकेली यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहले हम इनका अरेंजमेंट चेक करेंगे। अरेंजमेंट चेक करने के बाद फिर आपको इसको क्लियर करेंगे। सो पहले आई एम गोइंग टू टेल यू
हाउ द क्लोज पैकिंग इज डन। क्लोज पैकिंग का मतलब है कि ये पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में जो हमारी स्पेस है वो मिनिमम हो जाए। अगर क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हैं और दूर दूर बैठे हुए हैं, अगर उनके डेस्क को साथ में लगा दिया जाए तो हमारे पास बहुत सारी जगह जो बीच में है वो वेस्ट होने वाली जगह बच जाती है। अगर उनको अरेंजमेंट थोड़ा सा और चेंज कर दिया जाए तो हमारे पास इतनी जगह बच जाएगी, हम उसमें और ज्यादा स्टूडेंट्स भी बिठा देंगे। लाइकवाइज नेचर के अंदर मिनिमम स्पेस में हमारी मैक्सिमम चीजें कैसे आती हैं, जो उसकी डेंसिटी को मेंटेन करती है, उसकी डेंसिटी को बढ़ा देती हैं। तो अब पहले हम यूनिट सेल्स में उनके जो पार्टिकल्स हैं, हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, वी विल यूज पार्टिकल्स विच विल रिप्रेजेंट एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो जो पार्टिकल्स हैं, अब वो पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, सिंगल डायमेंशन में, डबल डायमेंशन में, वो मैं अभी आपको कॉइन्स की हेल्प से समझाता हूँ। हमने ये अज्यूम करना है कि जो हमारे पास कॉइन है वो कॉइन एक हमारा पार्टिकल है, दैट इज द स्फेरिकल इन नेचर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाउ द थिंग्स आर अरेंज इन अ लीनियर वे। ओके, मैं पहले कुछ कॉइन्स ले रहा हूं और इन कॉइन्स को एक लाइन के अंदर रख रहा हूं। अब ये जो कॉइन्स एक लाइन में रखे हुए हैं, इसका मतलब ये हमारी सिंगल डायमेंशन है। अब जो एक बीच वाला कॉइन है ये अपने साथ में दो कॉइन्स को टच कर रहा है। तो जितने कॉइन्स को ये टच कर रहा है वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसका मतलब जो सिंगल डायमेंशन में जब हमारे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो सेकंड है कि अब हम इसको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 डायमेंशन में हमारे पास रखने के दो अरेंजमेंट हैं कि ए के साथ ए रखा जाए, मतलब बिल्कुल सेम हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है। अब इसको आप ध्यान से देखो, इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। तो ये जो स्क्वायर बनता है, तो ये जो कॉइन है, ये हमारा जो स्फीयर है, पार्टिकल है, इसके साथ में 4 कॉइन्स ही टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। सेकेंड, मैं दूसरा अरेंजमेंट लेता हूं। उस अरेंजमेंट में हम इसको थोड़ा वेरिएशन दे देते हैं। अब किस टाइप की वेरिएशन देंगे? हम लोग सब ने कैरम खेला हुआ है, तो कैरम में हम पहले कॉइन्स को लगाते हैं और व्हाट वी डू, क्वीन को जब बीच में रख देते हैं, तो क्वीन को बीच में रखने के बाद उसके साइड में हम कॉइन्स को एडजस्ट करते हैं। तो इस अरेंजमेंट में जो बीच में डिप्रेशन बनता है वो हमारे कॉइन्स उस जगह पे रखे जाते हैं। अब आपको इससे ज्यादा पता लग रहा होगा कि जो पहले वाले हैं उसके अंदर ऊपर वालों में स्पेस ज्यादा है, इसके अंदर स्पेस कम है। तो जिसमें हमारे पास स्पेस कम है इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एक हेक्सागन बन रहा है, ये हमारा हेक्सागन बना। तो जो बीच वाला सेंटर में पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ में 6 और पार्टिकल अटैच हो रहे हैं। जब ये 6 पार्टिकल्स इसमें अटैच हो रहे हैं तो इसका मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर of this particle is 6. So in 2 dimension, we have 2 arrangement. One is the square arrangement and second one is the hexagonal arrangement. पहले वाले में क्या था, हमारे पास एक ही टाइप की रोज थी, दूसरी भी उसके साथ बिल्कुल जैसे जैसे वो अरेंज हुआ था और तीसरी भी वैसे रो थी। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ए अरेंजमेंट। सेकंड वाले में ये ऊपर वाली रो जो है
और जो सेकंड वाली रो है, इन दोनों के अरेंजमेंट में थोड़ा फर्क है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ रो भी लगा दें तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट रो थर्ड के साथ मैच कर रही है, सेकेंड रो फोर्थ के साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट तो हमारा हुआ ऊपर वाला ए ए एंड ए अरेंजमेंट, और जो नीचे वाला अरेंजमेंट है ये हुआ ए बी ए बी अरेंजमेंट। ये अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो यूनिट सेल हैं उन यूनिट सेल का अरेंजमेंट कैसा है। सिंगल डायमेंशन में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, तो उनके अंदर अगर स्क्वायर अरेंजमेंट है देन वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन 6 इज देयर। तो इस हेक्सागोनल में हमने 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लिया है, इसमें हमने, और इसमें जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट एक ही टाइप की रो से बना हुआ है, तो हमने इसको कहा इट इज ए एंड ए टाइप। और इसमें हमारे पास 2 तरह का अरेंजमेंट है, इसलिए हमने कहा इट इज ए बी टाइप। सो अब मैं आपको जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट्स हैं उसकी बात करता हूं मैं इन डिटेल थोड़ा सा। इनको आसान तरीके से याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस तो आएंगे, तो क्वेश्चन में जब आना है तो हमको बताना ही पड़ेगा। बोर्ड में स्पेसिफिकली हमको प्रॉपर डिटेल में लिखना होता है कि हमारे पास अरेंजमेंट कैसा है। तो हमने अभी एक शॉर्टकट भी बनाया था कि कार तुम्हारी ऑरेंज है, रेड मेरा ट्रक। तो जो कार है वहां से हमारा बना था क्यूबिक अरेंजमेंट, इससे बना था टेट्रागोनल, ओ से बना था ऑर्थोरोम्बिक, एच से बना था हमारा हेक्सागोनल, आर से बना था रोम्बोहेड्रल, एम से मोनोक्लिनिक एंड टी से ट्राइक्लिनिक। अब 2 चीजों को हमने याद रखना है कि हमारे पास इनके बीच में एंगल्स कैसे हैं और इनके बीच में हमारे पास जो एज लेंथ है उनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एज लेंथ का रिलेशन ले लेते हैं। क्यूबिक के अंदर हमको पता है हमारी तीनों की तीनों जो एजेस हैं वो बराबर होती है। टेट्रागोनल में a इक्वल टू b होती है लेकिन जो c है उनके बराबर नहीं होती है। ऑर्थोरोम्बिक जिससे हमारा क्यूबॉइड बनता है उसमें ना a b के बराबर है और ना ही ये c के बराबर है। हेक्सागन, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में हमने अभी देखा इधर ए बी के अंदर की 2 हमारी आर्म्स जो है, ये वाली आर्म हमारी सेम साइज की है। तो इसका मतलब ए बी के बराबर है लेकिन वो सी के बराबर नहीं है। रोम्बोहेड्रल के अंदर ए बी और सी तीनों की तीनों बराबर होती है। मोनोक्लिनिक के अंदर ए ना बी के बराबर है, नाइदर it is equal to C, at the same follows in the triclinic. Now there is an arrangement about the angles. So angles between these edges. क्यूबिक के अंदर अल्फा, बीटा और गामा ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। वो 90 है, टेट्रागोनल के अंदर 90 है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 90 है। अब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में हमारे पास जो 2 एंगल हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा, ये तो है 90 डिग्री के, क्योंकि ए और बी के बीच में जो हमारा एंगल आएगा वो 120 का है। सो गामा इज ऑफ 120 डिग्री।
रोम्बोहेड्रल में अल्फा, बीटा एंड गामा सारे के सारे बराबर होते हैं, पर वो 90 नहीं होते हैं। मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा एंड बीटा ये तो 90 होते हैं, लेकिन जो गामा है वो 90 नहीं होता है। और ट्राइक्लिनिक के अंदर अल्फा is not equal to beta, is not equal to gamma, is not equal to 90। और इसी तरह से इसको याद करना है, आसान तरीके से याद करना है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनका 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट बताएंगे एंड वी विल डू इट। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ के याद करके अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर आप इसको रिवाइज करेंगे, आज आपको इसको रिवाइज करने में सबसे मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे, और दोबारा इसको फिर करेंगे तो वो भी 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपका पक्का हो जाएगा एंड यू गेट द क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन श्योरली फ्रॉम दीज टॉपिक्स। थैंक यू।